Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 21st April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is, a client is not giving his toys to another. This type of play is. एक बच्चा अपने खिलौने दूसरों के साथ शेयर नहीं करता। ये किस प्रकार का प्ले है? पैरेलल प्ले, ग्रुप प्ले, सोशल प्ले या फिर ये सभी? The right answer is option A, parallel play. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिर्फ आपके रिवीजन के लिए। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस एज में बच्चों में कौन से टाइप का प्ले देखने को मिलता है। जब बच्चे की उम्र 0 से 1 साल के बीच में होती है, यानी इन्फेंट एज में बच्चा होता है, तो उसके अंदर सॉलिटरी, ऑनलुकर या सोशल अफेक्टिव प्ले देखने को मिलता है। इसमें बच्चा सिर्फ दूसरों को, दूसरी चीजों को देखकर अपने हाथ पांव को हिलाता है। यही चीज ऑनलुकर या सॉलिटरी प्ले के नाम से जानी जाती है। जब बच्चे की उम्र 1 से 3 साल के बीच में हो जाती है तो हम इसे टॉडलर एज ग्रुप कहते हैं, और इस एज ग्रुप के बच्चे पैरेलल या थेराप्यूटिक प्ले को प्ले करते हैं। इस प्रकार के प्ले के अंदर बच्चा अपने जो टॉयज हैं, खिलौने हैं, उनके साथ खुद ही खेलता है। अपने टॉयज को किसी को नहीं देता, किसी के साथ शेयर नहीं करता। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्ले। बच्चों में प्ले उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 से 6 साल तक की उम्र के बीच के बच्चे प्री स्कूलर एज ग्रुप चाइल्ड कहलाते हैं, और इस प्रकार के बच्चों के द्वारा एसोसिएटिव या कोऑपरेटिव प्ले देखने को मिलता है। यानी इस उम्र में आने पर बच्चे अपने खिलौनों को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 टू 12 इयर्स एज ग्रुप की, जिसे स्कूल एज चिल्ड्रन कहा जाता है। इस प्रकार के एज ग्रुप के अंदर बच्चों में कॉम्पिटिटिव प्ले, रिचुअल्स और रूल्स के साथ खेलने वाली भावना डेवलप होती है। यानी बच्चे इस उम्र में जो प्ले करेंगे उसमें रूल्स रेगुलेशन को वो फॉलो करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप की, जिसमें 9 से 19 साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। और इस उम्र में जो भी बच्चे खेल खेलते हैं, प्ले करते हैं, उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया जाता है। इसमें वही खेल इंक्लूड होते हैं जैसे कि एथलेटिक्स, जिनमें स्ट्रिक्ट रूल्स मौजूद हों। इस तरह से ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। 5 कैटेगरी हैं, 5 एज ग्रुप हैं, पांचों में अलग अलग प्लेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिडिल आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ अ malnourished चाइल्ड इज। अगर किसी बच्चे को माल नरिशमेंट है, यानी वो कुपोषण का शिकार है, तो इस बच्चे का मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस चेक करने पर आपको कितना मिलेगा? लेस देन 11, लेस देन 12.5, मोर देन 12.5 या बिटवीन 13.5 सेंटीमीटर्स? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब भी किसी बच्चे के अंदर हमें अपर आर्म का मिड सर्कमफ्रेंस निकालना होता है तो उसके लिए शाकी टेप नाम से डिवाइस आता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस की मदद से हम सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करके 1 से 5 साल के बच्चों में माल नरिशमेंट है या नहीं, इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। अगर बच्चे का मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 12.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बच्चा नॉर्मल है, हेल्दी है। अगर बच्चे में मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 12.5 से 11.5 के बीच में है तो इसका मतलब है कि बच्चे में माइल्ड वेस्टिंग है, यानी हल्का फुल्का मालनरिशमेंट है। और अगर बच्चे के अंदर 11.5 सेंटीमीटर से कम अपर आर्म सर्कमफ्रेंस आता है तो इसका मतलब है बच्चे में सीवियर वेस्टिंग कंडीशन है, यानी बच्चा सीवियरली माल नरिश्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज रिव्यूइंग द रिकॉर्ड ऑफ अ क्लाइंट
with a disorder involve the inner ear, which finding should the nurse most likely note as an assessment finding in this client? किसी पेशेंट को इनर ईयर का कोई डिसऑर्डर था, इस क्लाइंट में सबसे ज़्यादा कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? इनर ईयर से संबंधित रोगों में सबसे ज़्यादा कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है, उसे सेलेक्ट करें। टिनिटस, इचिंग, बर्निंग, सीवियर पेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टिनिटस। इनर ईयर से संबंधित रोगों के होने पर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ईयर में रिंगिंग सेंसेशन होता है, यानी कान में घंटी जैसी आवाज लगातार सुनाई देती है, और इसे ही हम टिनिटस के नाम से जानते हैं। इसमें चाहें तो आप लिख सकते हैं रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर। कानों में लगातार घंटी जैसी आवाज का सुनाई देना, रिंगिंग सेंसेशन होना, ये टिनिटस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which enzyme helps in fat digestion? इनमें से फैट को डाइजेस्ट करने के लिए काम आने वाले एंजाइम का क्या नाम है? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम हमारी पैंक्रियाटिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाला एंजाइम है। हमारी पैंक्रियाटिक ग्लैंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस निभाती है। एंडोक्राइन पार्ट्स के द्वारा जो सिक्रीशंस बनाए जाते हैं उन्हें हम हार्मोन के नाम से जानते हैं, और एक्सोक्राइन पार्ट के द्वारा जो सिक्रीशन सिक्रीट होते हैं उसे हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब लिपिड या फैट के डाइजेशन के लिए हम लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं। लाइपेज के द्वारा हमारी बॉडी में जो फैट या ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में डाइजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एमाइलेज की बात की जाए तो एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ये भी पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसके अलावा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम भी यहाँ से सिक्रीट होता है, जो कि प्रोटीन प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। एमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, लाइपेज करेगा लिपिड्स का डाइजेशन, और ट्रिप्सिनोजन करेगा प्रोटीन का डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is caring for a client who is receiving blood transfusion therapy. Which clinical manifestation should alert the nurse to a hemolytic transfusion reaction except? किसी क्लाइंट में आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे और इस ट्रांसफ्यूजन के दौरान अचानक से उसमें हीमोलाइटिक रिएक्शन डेवलप हो गई। हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के डेवलप होने पर आपको इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, इस चीज का आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी टैकीकार्डिया, ऑप्शन सी एप्रीहेंशन, ऑप्शन डी हेडेक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपरटेंशन। हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या तो रॉन्गली मैच्ड ब्लड ग्रुप के ट्रांसफ्यूजन के कारण हो सकती है या फिर RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण हो सकती है, और इस रिएक्शन के होने पर क्लाइंट में टैकीकार्डिया, एप्रीहेंशन, हेडेक, चिल्स, फीवर, सर्कुलेटरी कोलैप्स, बैक पेन, टैकिपनिया, हाइपोटेंशन, हीमोग्लोबिन्यूरिया आदि कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं।
यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी ये रिएक्शन डेवलप होगी, क्लाइंट का ब्लड प्रेशर कम होगा यानी हाइपोटेंशन होगा, कभी भी हाइपरटेंशन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने पर नर्स के द्वारा किया जाने वाला प्रायोरिटी एक्शन क्या होता है? तो हमेशा सबसे पहले आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक देना है, आईवी लाइन को डिस्कनेक्ट कर देना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ये आपकी प्रायोरिटी रहती है इस सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client with an extremity burn injury has undergone a fasciotomy. The nurse prepares to provide which type of wound care to fasciotomy site? आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसे बर्न इंजरी हुई थी यानी वो जल गया था। अब इस क्लाइंट के अंदर बर्न के बाद आपने फेसियोटॉमी प्रोसीजर किया। फेसियोटॉमी प्रोसीजर करने के बाद फेसियोटॉमी की साइट को आप इन चारों में से किस टेक्निक द्वारा टेकल करेंगे? यानी फेसियोटॉमी इंसिजन को इनमें से किसके इस्तेमाल द्वारा हैंडल किया जाएगा? ऑप्शन ए, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग की जाएगी इसके ऊपर। ऑप्शन बी, ट्राई स्टेराइल ड्रेसिंग की जाएगी इसके ऊपर। ऑप्शन सी, वेट स्टेराइल सेलाइन ड्रेसिंग की जाएगी या फिर 1/2 स्ट्रेंथ पोविडिन आयोडीन ड्रेसिंग की जाएगी। ये क्वेश्चन अपकमिंग नॉरसेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फेसियोटॉमी क्या है इसके बारे में। अगर किसी क्लाइंट को बर्न हो जाता है, तो बर्न के बाद जिस हिस्से में बर्न हुआ है, उस जगह पर वहाँ के टिश्यूज़ के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है और इन्फ्लामेशन के कारण आसपास की ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण उस हिस्से के टिश्यूज़ तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन आदि नहीं पहुंच पाते, जिससे कि वहाँ की सेल्स डेथ होने लगती हैं और इन सेल की डेथ के कारण क्लाइंट को बहुत ज़्यादा उस एरिया में पेन होता है। इसे हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। क्लाइंट को बर्न इंजरी हुई, बर्न के कारण उस हिस्से के टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने के कारण या फिर वहाँ पर स्वेलिंग के कारण उस एरिया पे ब्लड की सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है और ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होने से क्लाइंट को पेन होता है और इसे ही हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम का नाम देते हैं। अब इस कंपार्टमेंट सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं? फेसियोटॉमी सर्जरी की जाती है। फेसियोटॉमी सर्जरी के अंदर हम स्किन की जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है, फेशिया वाले पार्ट होता है, उस पर एक कट लगा देते हैं और इस कट को लगाने की वजह से उस जगह का जो प्रेशर होता है, वो धीरे-धीरे कम हो जाता है और क्लाइंट में जो पेन की फाइंडिंग थी, वो भी ठीक हो जाती है। अब फेसियोटॉमी सर्जरी के बाद हम उस एरिया को वापस सुचर्ड नहीं करते, यानी कि वहाँ पर टाँके लगाकर उस घाव को बंद नहीं किया जाता। हम उसे ओपन ही रहने देते हैं और इसकी केयर के लिए उसे वेट स्टेराइल सेलाइन ड्रेसिंग द्वारा ढक कर रखा जाता है। ये चीज़ आपसे पूछी जा रही थी। होपफुली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विटामिन बी 12 एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट। इनमें से किस जगह पर विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन होता है? ड्यूडेनम में, इलियम में, लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर जेजुनम में? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे स्टमक में मौजूद पैराइटल सेल्स के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर्स का सिक्रीशन किया जाता है और इन इंट्रिंसिक फैक्टर्स की मदद से हमारी बॉडी विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब कर पाती है।
विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से यानी कि इलियम पार्ट में होता है। हमारे शरीर में विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी होने पर पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is administering magnesium sulfate to a client experiencing severe preeclampsia. What intervention should the nurse implement during the administration of magnesium sulfate for this client? किसी पेशेंट को सीवियर प्री एक्लैम्शिया कंडीशन है और इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए उसे मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग दी जा रही है। इस ड्रग को देने के साथ ही इनमें से कौन सा इंटरवेंशन हमें करना चाहिए? ऑप्शन ए, assess the client's temperature every 2 hours because the client is at high risk of infection. हमें क्लाइंट में हर 2 घंटे में एक बार बॉडी टेम्परेचर चेक करना चाहिए क्योंकि इस ड्रग के देने के बाद क्लाइंट में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, schedule a non-stress test every 4 hours to assess fetal well-being. मैग्नीशियम सल्फेट देने के बाद हर 4 घंटे से एनएसटी करवाना चाहिए ताकि बच्चा ठीक है या नहीं इस चीज का पता चल सके। ऑप्शन सी, शेड्यूल अ डेली अल्ट्रासाउंड टू असेस फीटल मूवमेंट। हमें रेगुलरली डेली अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि बच्चे की मूवमेंट ट्रेस की जा सके। या फिर assess for the sign and symptoms of labor since the client's level of consciousness may be altered. हमें लगातार क्लाइंट में लेबर तो शुरू नहीं हो गया है इस चीज की जांच करते रहना चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग देने के बाद हो सकता है क्लाइंट थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाए। मैग्नीशियम सल्फेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब हम प्री एक्लैम्शिया के ट्रीटमेंट के लिए मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग देते हैं तो इससे क्लाइंट का सीएनएस प्रभावित होता है और क्लाइंट के अंदर सीजर्स नहीं आते। ये मेडिसिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है और इस वजह से हो सकता है क्लाइंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा सा अल्टर हो जाए, कम हो जाए, यानी क्लाइंट में हल्की बेहोशी जैसी स्थिति हो सकती है और इस मेडिसिन के कारण क्लाइंट को हो सकता है ये पता ही नहीं चले कि उसमें लेबर की शुरुआत हो चुकी है। तो हमें इस ड्रग जिन पेशेंट्स को दी जा रही होती है उनमें लगातार इस चीज का असेसमेंट करते रहना चाहिए कि क्लाइंट में कहीं लेबर तो शुरू नहीं हो चुका है। ये चीज यहां से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which arterial blood gas value should the nurse anticipate in the client with a nasogastric tube attached to continuous suction? अगर किसी क्लाइंट में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है और कंटिन्यूअस सक्शन चल रहा है तो उसकी आर्ट्रियल ब्लड गैस रिपोर्ट के अंदर आपको इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शंस आर pH 7.48, PaCO2 30, HCO3 23, pH 7.30, PaCO2 38, HCO3 20, pH 7.25, PaCO2 55, HCO2 24, pH 7.49, PaCO2 38, HCO3 30। यहाँ पर आपके लिए एक हिंट है, जब भी किसी क्लाइंट में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाकर आप लगातार सक्शन करते हैं यानी कि स्टमक कंटेंट को लगातार बाहर निकालते रहते हैं, ड्रेन आउट करवाते रहते हैं,
तो इस सिचुएशन के अंदर स्टमक के अंदर जो मौजूद हाइड्रोजन आयन हैं वो कम होने लगते हैं, HCl आदि हैं, वो इस सक्शन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो अब बताइएगा कौन सी कंडीशन हो सकती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी हम लगातार सक्शनिंग करेंगे तो क्लाइंट की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस कंडीशन डेवलप होगी। मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस क्यों डेवलप होगा? जब क्लाइंट के स्टमक में बन रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप सक्शन करके लगातार बॉडी से बाहर निकालते रहेंगे तो बॉडी के अंदर H+ आयन की कमी हो जाएगी, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाएगी। और एसिड की जैसे ही कमी होने लगेगी, जो पर्सन का पीएच है वो नॉर्मल से ज़्यादा होने लगेगा। नॉर्मल पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होना चाहिए, लेकिन जब बॉडी में एसिड की कमी होने लगेगी यानी एल्केलाइन मीडियम बढ़ने लगेगा तो पीएच जो है वो भी बढ़ने लगेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम पीएच आपको सेलेक्ट करना था, तो यहाँ पर देखिए 7.48, 7.49, यहाँ पर 7.25 और 35 तो एसिडोसिस कंडीशन को बता रहे हैं, इसलिए ये दो ऑप्शंस तो आपके हो ही नहीं सकते थे। अब आंसर आपको इसमें से और इसमें से सेलेक्ट करना था, तो हमने मैक्सिमम वाले को पहले चुना कि हाँ ये पीएच सबसे ज़्यादा है तो ये हो सकता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में हम PaCO2 को देखते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता था कि यहाँ पर मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस कंडीशन हो रही है, तो जो CO2 की वैल्यू है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। और नॉर्मल CO2 की जो वैल्यू होती है वो 35 से लेकर 45 के बीच में ही होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो CO2 की नॉर्मल वैल्यू थी 38, इसको सेलेक्ट किया। 30 बहुत कम है, तो 55 काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर 38 दी गई थी, लेकिन हमने इसको इसलिए नहीं चुना क्योंकि यहाँ पर पीएच काफ़ी कम हो जाता। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी हमने हटा दिया। फिर हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, बाइकार्बोनेट के बारे में बात करते हैं। बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 21 से लेकर 26 तक मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस रेंज के अंदर जो बिल्कुल बीच की वैल्यू है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस के अंदर अदर वैल्यूज जो हैं वो सही नहीं है। यहाँ CO2 की वैल्यू कम थी, इसलिए हमने ऑप्शन ए को नहीं सेलेक्ट किया। PaCO2 की वैल्यू ऑप्शन ए के अंदर कम दी गई थी, इस वजह से हमने ऑप्शन ए को सही नहीं माना, ऑप्शन डी को हमने सही माना, जबकि यहाँ पर हल्की सी बाइकार्बोनेट की वैल्यू बढ़ी हुई है, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हमने इसे सही आंसर माना है। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर कैन डस्ट कॉजेज विच डिजीज? इनमें से शुगर केन डस्ट के द्वारा कौन सा रोग हो सकता है? बेरलियोसिस, साइड्रोसिस, बैटोसिस, पेगाएसोसिस। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। शुगर कैन डस्ट शुगर कैन डस्ट से लगातार संपर्क में रहने से पेगाएसोसिस कंडीशन हो सकती है। आइए कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीजेज हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में प्रीवियसली इन्हें पूछा भी गया है। जो लोग कोल डस्ट के लगातार संपर्क में रहते हैं उन्हें एंथ्रेकोसिस कंडीशन हो सकती है। सिलिका के संपर्क में रहने से सिलिकोसिस, आयरन के लगातार संपर्क में आने से साइड्रोसिस कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर कॉटन डस्ट के कारण बाइसिनोसिस डिजीज हो सकता है। शुगर कैन के बारे में हमने आपको बताया, लगातार शुगर कैन डस्ट के संपर्क में रहने से पेगाएसोसिस हो सकता है। हे या ग्रेन डस्ट के संपर्क में रहने से फार्मर्स लंग डिजीज हो सकता है।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने रिवीजन के लिए। कोल डस्ट, एंथ्रेकोसिस, सिलिका, सिलिकोसिस, आयरन, साइड्रोसिस, कॉटन डस्ट, पाइसिनोसिस, शुगर कैन डस्ट, पेगाएसोसिस, हे और ग्रेन डस्ट, फार्मर्स लंग। Next question is, after assisting with a vaginal delivery, what should the nurse do to prevent heat loss via conduction in newborn? किसी बच्चे की डिलीवरी के बाद उसमें कंडक्शन मेथड के थ्रू हीट लॉस ना हो पाए, इसे रोकने हेतु क्या किया जा सकता है? बच्चे में कंडक्शन मेथड से बॉडी हीट ना लॉस हो, इसे कंट्रोल करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन किया जा सकता है? ऑप्शन ए, wrap द न्यूबॉर्न इन ब्लैंकेट, हम न्यूबॉर्न बेबी को तुरंत ब्लैंकेट में लपेट देंगे। ऑप्शन बी, प्लेस द न्यूबॉर्न ऑन वार्म क्रैप पैड, हम बच्चे को झूले या पालने में रखे वार्म पैड पर लेटाएंगे। ऑप्शन सी, ड्राई द न्यूबॉर्न विथ वार्म ब्लैंकेट, हम इसे वार्म ब्लैंकेट से ड्राई करेंगे। ऑप्शन डी, क्लोज द डोर्स ऑफ द डिलीवरी रूम, हम डिलीवरी रूम के गेट को क्लोज कर देंगे। यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर बच्चे में कंडक्शन मेथड से हीट लॉस को रोकना है तो हम बच्चे को गर्म पैड पर लेटाएंगे। कंडक्शन मेथड का मतलब होता है जब कोई दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आए और फिर इनके बीच में हीट का एक्सचेंज हो, तो ये मेथड कंडक्शन मेथड कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चे को डिलीवरी के तुरंत बाद किसी ठंडी सरफेस पर लेटा दिया, किसी ठंडी जगह पर लेटा दिया, तो इस ठंडी सरफेस के कारण बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कम होने लगेगा। अगर आपको इस तरह से हीट लॉस को रोकना है, तो आप बच्चे को जिस जगह पर लेटाने वाले हैं, उस सरफेस को गर्म रखिए। गर्म रहने की वजह से बच्चे का बॉडी टेम्परेचर लॉस नहीं होगा और यही कंडक्शन मेथड से हीट लॉस को रोकने का तरीका है। बच्चे को ब्लैंकेट उड़ाकर हम इवोपरेशन मेथड से, कन्वेक्शन मेथड से हीट लॉस रोक सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी रूम के गेट्स को क्लोज करके हम कन्वेक्शन मेथड से हीट लॉस को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब acetaminophen liquid 450 mg orally every 4 hours PRN for pain. The medication label reads 160 mg per 5 ml. The nurse prepares how many milliliters to administer one dose. किसी डॉक्टर ने पेशेंट में आवश्यकता पड़ने पर 450 mg ओरली एसिटामिनोफेन लिक्विड देने को कहा, लेकिन आपके पास जो मेडिसिन अवेलेबल है वो हर 5 ml में 160 mg है। अगर आपको 450 mg एसिटामिनोफेन ड्रग यानी पैरासीटामोल ड्रग क्लाइंट को पिलानी हो, तो इसके लिए कितने ml आप इस ड्रग को निकालेंगे, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिएगा, PRN ऑर्डर फॉर पेन। PRN का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्डर जो कि आवश्यकता पड़ने पर दिया जाता हो। अगर डॉक्टर किसी मेडिसिन के आगे PRN लिखता है तो इसका मतलब है अगर आवश्यकता पड़े तब ये मेडिसिन आप दे सकते हैं, इसे शेड्यूल के हिसाब से नहीं देना है। PRN जो वर्ड होता है इसका लैटिन में फुल फॉर्म होता है प्रो रे नाटा। प्रो रे नाटा यानी कि व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता हो तब देनी है। अब इस क्लाइंट को हो सकता है फीवर आ रहा हो या हल्का फुल्का दर्द हो रहा हो,
तब इसे हमें ये मेडिसिन देनी है। इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिजायर डोज अपॉन हैविंग डोज, यानी हमारे पास क्या है और हमें क्या चाहिए और उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना चाहिए। एक बार फिर से समझिएगा, हमारे पास क्या है उसे नीचे लिखें, हम क्या चाहते हैं उसे ऊपर लिखें और फिर कितना चाहते हैं यानी वॉल्यूम या अमाउंट जो है उसे लिख दें। इस तरह से इस ट्रिक से आप इस फॉर्मूला को भूलेंगे नहीं। व्हाट वी हैव, व्हाट वी डिजायर एंड द अमाउंट, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर डॉक्टर ने कहा 450 mg मेडिसिन देनी है और हमारे पास 160 mg पर 5 ml के रूप में अवेलेबल है। तो हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव 160 mg पर 5 ml मेडिसिन। व्हाट वी वांट 450 mg। तो हमारे पास 160 है, 450 चाहिए, तो अब कितना वॉल्यूम है 5 ml का। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 16 45 डिवाइडेड बाय 16 तो आएगा 2.81 और जब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14.06। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 14 ml। यानी कि अगर हम इस मेडिसिन से 14 ml निकाल कर क्लाइंट को पिला देते हैं तो क्लाइंट की बॉडी में 450 mg एसिटामिनोफेन मेडिसिन चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the immunity that is transferred from the maternal antibodies to fetus transplacentally and to infants through breast milk to protect them till their own immune system matures to function is a kind of मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों में एंटीबॉडीज का पहुंचना और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू एंटीबॉडीज का पहुंचना जब तक कि उनका इम्यून सिस्टम मैच्योर नहीं हो जाता उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए, ये किस प्रकार की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। The right answer is option D. It is a passive immunity. इम्यूनिटी अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसके टाइप्स को ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से अक्सर चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले आप नोट करिएगा इम्यूनिटी। अब इस इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद होता है इननेट इम्यूनिटी। अब इननेट इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि हमें जो आनुवांशिक रूप से एक्सक्यूज मी, हमें जो आनुवांशिक रूप से इम्यूनिटी मिलती है, जन्मजात हमारे अंदर जो इम्यूनिटी मौजूद होती है उसे इननेट इम्यूनिटी का नाम दिया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी खुद एक्टिवली वर्क करके एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवाती है, जबकि पैसिव के अंदर हमें जो एंटीबॉडीज हैं वो बाहर से या किसी और सोर्स से मिल जाते हैं, इसमें हमें खुद से काम करना नहीं पड़ता। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और फिर दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। इसमें भी दो फर्दर टाइप्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल और सेकंड होता है आर्टिफिशियल। इस तरह से ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक पूरा यहीं पर कंप्लीट हो जाए। जैसे कि
एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में हमने आपको बताया कि ये नेचुरल और आर्टिफिशियल होती है। नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जब किसी तरह का इन्फेक्शन हमारे शरीर को हो जाए, यानी कोई एंटीजन बॉडी में एंट्री ले ले और इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी खुद मेहनत करके एंटीबॉडीज तैयार करके इस इन्फेक्शन को खत्म करे, इस एंटीजन को खत्म करे, तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी होगी उसे हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। अब आपने किसी डिजीज के लिए इम्यूनाइजेशन करवाया, वैक्सीन करवाया, वैक्सीन लगवाया, तो वैक्सीन हमारी बॉडी में उस डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कमजोर फॉर्म में एंट्री दिलवा देता है और फिर इस कमजोर फॉर्म में मौजूद ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करके इसे किल करने के लिए एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं। इसे हम आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल आर्टिफिशियल दो टाइप की है। इसमें बाहर से तैयार की हुई एंटीबॉडीज हमें डायरेक्टली मिल जाती हैं, हमारी बॉडी के द्वारा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं किया जाता, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को कहते हैं जिसमें मदर के बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू हमें आईजीए मिल जाए या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आईजीए मिल जाए, तो इससे हम नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नाम देते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है कि हमने बाहर से लैब में तैयार किए हुए एंटीबॉडीज को डायरेक्टली बॉडी में एंट्री दिलवा दी, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। आप अपने रिवीजन के लिए इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टपार्टम पीरियड बिगिन आफ्टर। इनमें से किस समय के बाद पोस्टपार्टम पीरियड शुरू हो जाता है? एक्सपल्शन ऑफ फीटस यानी बच्चे की डिलीवरी के बाद, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद, 40 डेज आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी के 40 दिन बाद। पोस्टपार्टम पीरियड की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। जैसे ही लेबर की थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है, पोस्टपार्टम पीरियड की शुरुआत होना मान लिया जाता है। पोस्टपार्टम पीरियड को हम परपेरियम पीरियड के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 6 वीक्स की होती है, या फिर आप इसे 42 डेज के रूप में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is performing an assessment on a female client who is suspected of having Bechtel Schmerz. Which subjective finding supports the possibility of this condition? इस पूरे क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि मिक्टल इश्चमर्ज साइन के अंदर क्या होता है। ऑप्शन ए, हैज पेन एट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होते ही दर्द होना। ऑप्शन बी, एक्सपीरियंसेस पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्ट के दौरान पेन होना। ऑप्शन सी, एक्सपीरियंस प्रोफाउस वेजाइनल ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग होना। ऑप्शन डी, हैज शार्प पेल्विक पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के समय पेल्विक एरिया में पेन होना। मिट्टल इश्चमर्ज साइन क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। यस, एग्जैक्टली ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में यानी कि ओव्यूलेशन के दिन वुमेन को लोअर एब्डोमेन एरिया या पेल्विक एरिया में दर्द होना मिट्टल इश्चमर्ज साइन के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी वुमेन को ओव्यूलेशन के दिन लोअर एब्डोमेन एरिया में पेन होता है, पेल्विस एरिया में पेन होता है, तो हम इसे मिट्टल इश्चमर्ज साइन के रूप में जानते हैं।
Next question is, the graduate licensed practical nurse is assigned to care for the client or ventilator support pending organ donation. Which goal should receive priority? एक पेशेंट जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और इसकी बॉडी से ऑर्गन्स को डोनेट करवाना है, इस सिचुएशन में इस पेशेंट के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शन कौन सा होगा, उसे सेलेक्ट कीजिए। ऑप्शन ए, मेंटेन द क्लाइंट्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट 70 mmHg और ग्रेटर। हमें क्लाइंट में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम से कम 70 mmHg या इससे ज़्यादा मेंटेन करके रखना चाहिए। ऑप्शन बी, मेंटेन द client's urinary output greater than 300 ml per hour। हमें इस पेशेंट के यूरिन आउटपुट को कम से कम 300 सीसी या 300 ml पर आवर के हिसाब से मेंटेन करवाना चाहिए। मेंटेन द क्लाइंट्स बॉडी टेम्परेचर ग्रेटर देन 33 डिग्री फ़ारेनहाइट रेक्टल। हमें पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को 33 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बनाकर रखना है। ऑप्शन डी, मेंटेन द क्लाइंट्स हेमाटोक्रिट लेस देन 30%। हमें हेमाटोक्रिट का लेवल 30% से कम मेंटेन करना है। इस कैडेवर पेशेंट की बॉडी को ऑर्गन डोनेशन के लिए सही रखने के लिए कौन सी चीज करना जरूरी है? यहां पर सही आंसर है ऑप्शन ए। ऐसा पेशेंट जिसकी डेथ होने वाली है और उसके ऑर्गन्स को हमें डोनेट करवाना है, ट्रांसप्लांट करवाना है ताकि किसी और पेशेंट की लाइफ को बचाया जा सके, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम डेथ के समय जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसे कम से कम 70 mm ऑफ एचजी मेंटेन करते हैं या फिर इससे ज़्यादा रखते हैं। ऐसा करने से बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई पहुंचती रहती है, उन ऑर्गन्स का परफ्यूजन बेहतर रहता है, ऑर्गन्स खराब नहीं होते और हम इन्हें निकाल कर इजीली डोनेट करवा सकते हैं, ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा, पेशेंट में मिनिमम सिस्टोलिक बीपी 70 mmHg रखकर हम क्लाइंट के ऑर्गन्स को सही रख सकते हैं, जो कि ऑर्गन डोनेशन के लिए जरूरी चीज है। इसके अलावा बाकी सब ऑप्शन इतने जरूरी नहीं है। आइए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मसल ऑफ मैरिज किसे कहा जाता है? आंसर इज medial rectus को। medial rectus is a muscle of marriage। नेक्स्ट, पोटेशियम का हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल लेवल होता है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम हमारे शरीर में इंट्रासेल्युलरली पाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला कैशन है। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। हमारी सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा कैशन पाया जाता है? तो आंसर होगा पोटेशियम। हमारी बॉडी में पोटेशियम के अमाउंट की मात्रा को एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पोटेशियम के फंक्शन की बात की जाए तो ये हमारे न्यूरोमस्कुलर एक्साइटमेंट और कॉन्ट्रैक्शंस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेपिडस मसल। हमारे शरीर का सबसे छोटा मसल यदि आपसे पूछ लिया जाए, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी यदि आपसे पूछ ली जाए जिसकी लंबाई 1 mm के आसपास होती है, तो आप आंसर देंगे स्टेपिडस मसल। बोन की बात की जाए तो हमारे ईयर में पाई जाने वाली स्टेपिस बोन होती है जो कि सबसे छोटी हड्डी है, और मसल की बात की जाए तो स्टेपिडस मसल सबसे छोटा मसल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम आयन। हमारी सेल्स के बाहर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कैशन है
सोडियम। इसके नॉर्मल अमाउंट की बात की जाए, नॉर्मल लेवल की बात की जाए तो ये 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच रहना चाहिए। हमारी बॉडी में इस सोडियम आयन का रेगुलेशन एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होते हैं। हमारी बॉडी में अगर सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा तो बॉडी में वाटर रिटेंशन भी बढ़ जाएगा। सोडियम के फंक्शंस की बात की जाए तो ये नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर की सबसे बिजी मसल किसे माना जाता है? बिजिएस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज आई मसल। आंखों की जो मसल्स हैं उन्हें हम सबसे ज्यादा बिजी मसल का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स एडमिट्स अ क्लाइंट who is in sickle cell crisis. The nurse should prepare for which intervention as a priority in the management of the client. सिकल सेल क्राइसिस के होने पर इनमें से सबसे पहले आपके द्वारा कौन सा एक्शन लिया जाएगा? What is the priority management action that you will take in a client who is having sickle cell crisis? Options are oxygen administration, option B, intravenous fluid therapy. Option C, pain management with an opioid. Option D, blood transfusion. सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सिकल सेल डिजीज होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है वो डिस्क्वाइड शेप होती है, कॉनकेव स्ट्रक्चर होती है। जब तक ये इस स्ट्रक्चर में है तब तक सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी क्लाइंट को सिकल सेल जैसी कोई जेनेटिक डिजीज है तो ये आरबीसीज जो हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स जो हैं, ये राउंडेड शेप की ना होकर, डिस्क्वाइड शेप की ना होकर इस प्रकार की शेप की हो जाएंगी। इस प्रकार की जो शेप होती है इसे हम सिकल शेप के रूप में जानते हैं। हिंदी में कहें तो खेतों में जो फसल को काटने के लिए इक्विपमेंट यूज होता है जिसे हंसिया कहा जाता है, उसी आकार की आपकी आरबीसी हो जाती हैं। फसल काटने के लिए हंसिए का इस्तेमाल किया जाता है, उसी आकार की रेड ब्लड सेल्स का आरबीसीज का हो जाना सिकल सेल स्ट्रक्चर कहलाता है, सिकल शेप कहलाता है। अब जब तक आरबीसी गोल थी तब तक ये ब्लड वेसल के अंदर आराम से ट्रेवल करते हुए आगे जा सकती थी। लेकिन अब इसकी शेप कुछ इस प्रकार की हो गई है, हंसिए की तरह हो गई है। तो क्या ये ब्लड वेसल के अंदर इसी तरह से ट्रेवल कर पाएगी? नहीं। जैसे ही ये सेल आगे बढ़ेगी, दूसरी सेल इसके अंदर जाकर अटक जाएगी, फिर तीसरी सेल इसके अंदर अटक जाएगी, चौथी, पांचवी, ऐसे करते हुए यहाँ पर एक एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा, एक क्लम्प फॉर्मेशन हो जाएगा, एक क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब किसी ब्लड वेसल के अंदर इस तरह से सेल्स अटक जाएं और क्लाइंट में आगे ब्लड सप्लाई ना हो पाए तो क्लाइंट की बॉडी में सीवियर पेन होने लगता है। इसी कंडीशन को हम सिकल सेल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। क्लाइंट की बॉडी में किसी जगह पर आरबीसी के कारण रुकावट आ जाए जिससे कि पर्टिकुलर पार्ट तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाए, तो इस कंडीशन को हम सिकल सेल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। और इस क्राइसिस के होने पर सबसे जो प्रायोरिटी एक्शन होगा वो होगा ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जितनी भी ब्लड सप्लाई बॉडी में हो रही है वहां पर ऑक्सीजन प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट होते रहे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें डिलीवर करवानी चाहिए। और ऑक्सीजन अगर एक बार वहां पहुंचने लगेगी तो क्लाइंट के अंदर पेन की जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन। सेकंड प्रायोरिटी की बात की जाए तो हमें क्लाइंट के अंदर फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये यहाँ पर नोट करिएगा, सेकंड प्रायोरिटी एक्शन है, क्योंकि जब क्लाइंट में ये क्राइसिस होती है तो उसके अंदर फ्लूइड का भी रुकावट होता है। और फ्लूइड अगर प्रॉपर हो जाएगा तो इस फ्लूइड के फ्लो के कारण ये ऑब्स्ट्रक्शन एग्लूटिनेशन भी ठीक हो सकता है। इसलिए सेकंड प्रायोरिटी में हम फ्लूइड थेरेपी एडमिनिस्टर करते हैं।
थर्ड प्रायोरिटी की बात की जाए तो हम क्लाइंट को ओपियोइड ड्रग देकर जो पेन हो रहा है उसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से सिकल सेल क्राइसिस होने पर हम ये 3 चीज़ें प्रायोरिटी के हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन देंगे ताकि हाइपोक्सिक कंडीशन ठीक हो जाए। सेकंड प्रायोरिटी एक्शन के रूप में फ्लूइड थेरेपी दी जाएगी ताकि जो एग्लूटिनेशन है, रुकावट हुई है वो हट जाए। और तीसरे इंटरवेंशन में हम क्लाइंट को ओपियोइड ड्रग देंगे ताकि उसमें पेन ठीक हो जाए, कंफर्ट बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन infant diagnosed with spina bifida cystica meningomyelocele type has had a sac surgically removed. The nurse plans which intervention in the post-operative period to maintain infant's safety. किसी क्लाइंट में स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका नाम की कंजेनाइटल डिजीज हुई और इस डिजीज को सर्जरी द्वारा ठीक किया गया। अब इस क्लाइंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कौन सी सेफ्टी प्रोवाइड करना आवश्यक है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, strapping the client strapping the infant in a baby seat sitting up। इस ऑपरेशन के बाद हम इस बच्चे को सिटिंग अप पोजीशन में स्ट्रैप करेंगे। ऑप्शन बी, प्लेस द इन्फेंट इन हेड डाउन पोजीशन। हम इस बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में रखेंगे। ऑप्शन सी, कवरिंग द बैक ड्रेसिंग विथ अ बाइंडर। हम बैक ड्रेसिंग को बाइंडर की मदद से कवर करेंगे। ऑप्शन डी, एलिवेट द हेड विथ इन द इन्फेंट इन प्रॉन पोजीशन। हम इस बच्चे को प्रॉन पोजीशन में लेटाकर इसके हेड को एलिवेट कर देंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है जिसमें जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती और न्यूरल ट्यूब के प्रॉपर फॉर्मेशन ना होने के कारण स्पाइनल कॉर्ड एरिया से इस मेनिंजियल लेयर और स्पाइनल कॉर्ड का बाहर की तरफ प्रोट्रूशन देखने को मिलता है। इस कंडीशन को सर्जरी द्वारा हम करेक्ट करते समय जो स्पाइनल कॉर्ड है उसे प्रॉपरली क्रॉस करते हैं और जो सैक बाहर फॉर्म हुआ है उसे सर्जरी द्वारा रिमूव कर देते हैं। जब इस सर्जरी के बाद क्लाइंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में रखा जाता है तो वहां पर हमें सबसे ज़्यादा सर्जिकल साइट से सीएसएफ का लीकेज तो नहीं हो रहा, इस चीज़ का लगातार असेसमेंट करना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को हमेशा ऑपरेशन के बाद प्रॉन पोजीशन में रखना चाहिए। प्रॉन पोजीशन का मतलब हो गया बच्चे को उल्टा लिटा देना, यानी कि बच्चे का जो एब्डोमेन वाला पार्ट है वो बेड से टच में रहे और बैक वाला पोर्शन ऊपर रहे। इस पोजीशन को प्रॉन पोजीशन कहा जाता है। इसके बाद हमें इस बच्चे के हेड को एलिवेटेड रखना है ताकि बच्चे में कंफर्टेबल पोजीशन मेंटेन रहे। इस तरह से हम इस चीज का मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन एन अडल्ट इज। किसी अडल्ट में यदि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाए तो इसका नॉर्मल लेवल कितना माना जाएगा? 70 to 100 mg per dl, 100 to 125, more than 126 या less than 60? The right answer is option A, 70 to 100 mg per dl। अगर किसी क्लाइंट के अंदर आप फास्टिंग स्टेट में ब्लड ग्लूकोज लेवल का चेक कर रहे हैं तो ये 70 से 100 mg पर डीएल के बीच होना चाहिए। फास्टिंग स्टेट का मतलब है क्लाइंट ने कुछ भी खाना नहीं खाया है, क्लाइंट भूखे पेट है, एम्प्टी स्टमक है।
एम्प्टी स्टमक यहाँ से ब्लड का सैंपल लेकर इसे ग्लूकोमीटर द्वारा चेक किया जाता है। अगर क्लाइंट में उस समय खाली पेट लिए गए सैंपल के अंदर 70 से 100 mg पर डीएल के बीच में शुगर लेवल आता है, तो आप इसे नॉर्मल कह सकते हैं। और अगर क्लाइंट में ब्लड शुगर लेवल 110 से लेकर 125 के बीच में आता है, mg पर डीएल के बीच में आता है, तो इसका मतलब है क्लाइंट प्री डायबिटीज स्टेज के अंदर है। और अगर क्लाइंट में शुगर लेवल 126 से ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब कंफर्म क्लाइंट को डायबिटीज़ कंडीशन हो चुकी है। इस डायबिटीज़ कंडीशन के कंफर्मेशन के लिए हम एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं, जिस टेस्ट के होने के बाद ये कंफर्म कहा जा सकता है कि क्लाइंट को डायबिटीज़ हो चुका है। और अगर क्लाइंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 mg पर डीएल से कम हो जाए, तो ये कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 100 के बीच होना चाहिए नॉर्मल, 100 से 125 हुआ तो प्री डायबिटीज, 126 या इससे ज्यादा हुआ तो डायबिटीज। और डायबिटीज के कंफर्मेशन के लिए ओजीटीटी टेस्ट करवाया जाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाया जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।